सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत समय के बाद हम यूट्यूब पे वापस आ रहे हैं। इस बार हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11th का कंटेंट। क्लास 10th का हम पढ़ चुके थे। तो आई होप आप लोगों के एग्जाम्स क्लास 10th का जो रिजल्ट रहा होगा वो अच्छा रहा होगा। आप लोगों ने अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे और आपने क्लास 11th की पढ़ाई शुरू कर दी होगी। तो हम भी आपके लिए 11th का कंटेंट लेके आ चुके हैं और हम इस जुलाई से नेक्स्ट 6 मंथ में आपका 11th का कोर्स खत्म कर देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का। अगर टाइम मिला तो लास्ट में मैथ्स का भी ख़त्म कर देंगे। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 11 फिजिक्स से, चैप्टर नंबर 2 से। तो क्लास 11 फिजिक्स और क्लास 10th फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्लास 10th में हम एक ही पढ़ते हैं पूरी साइंस सीबीएसई के अंदर, और इधर अलग अलग हो जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो जितना आपने क्लास 10th में सिंगल साइंस में पढ़ा उतना फिजिक्स में केवल एक बुक में होता है। तो इसमें बहुत फ़र्क आ जाता है आपकी 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री और 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो लेकिन फिर भी हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्लास 11th के अंदर। और बाकी आगे हम वीडियोज़ लेकर आएँगे आपके अलग-अलग टॉपिक्स पे, जहाँ पे आप हम बताएँगे कि क्लास 11th के अंदर काफ़ी जगह पे बच्चा क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम आपके लिए अलग-अलग दिन अलग-अलग वीडियोज़ लेके आएँगे। लेकिन फिलहाल हम शुरू करते हैं क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 से। हम बस चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 टाइम लगेगा तो उसको भी हम पढ़ा देंगे चैप्टर नंबर 1 को आपको फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन अभी हम जो पेपर में पूछा जाता है चैप्टर नंबर 2 वहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या है यूनिट मेजरमेंट क्लास 11 फिजिक्स। तो इसमें क्या-क्या टॉपिक हैं? तो इसमें है फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, एसआई सिस्टम, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एरर ऑफ मेजरमेंट, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ लॉज इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम क्या कर पाए, मेजर कर पाए और उसको एक्सप्रेस कर पाए किस फॉर्म में, लॉज की फॉर्म में, वो क्या हो गया कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है, काफी बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो मैग्नीट्यूड होता है एक नंबर। एक नंबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी 3 kg, तो 3 क्या हो गया, 3 हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड, और केजी हो गया हमारे पास यूनिट। तो 3 kg हमारे पास एक आ गई फिजिकल क्वांटिटी आ चुकी है। वेयर एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज यूनिट। यहाँ पे एन क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, यू यूनिट हो गई। एज यूनिट चेंजेस द मैग्नीट्यूड विल आल्सो चेंज बट प्रोडक्ट एन यू विल रिमेन सेम। तो जैसे जैसे यूनिट चेंज होगी वैसे वैसे मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट है एन यू जो है वो सेम रहेगा। तो वहाँ पर क्या आ गया, एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब एन यू कॉन्स्टेंट है हम क्या लिख सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, जो कि क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं आगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट पे। एनी यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन मैकेनिक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल, एब्सोल्यूट और बेस यूनिट। लेकिन जो यूनिट कहीं से डिराइव ना करके जो फंडामेंटल यूनिट है उसको ये क्या बोलते हैं, बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। यानी जिसको हमने कहीं से डिराइव नहीं किया, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है, ये बेस यूनिट है, इनको हमने कहीं से डिराइव नहीं किया है। तो और जो इनसे डिराइव होती है उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अदर यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। और जिन यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में दिखा सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे अभी आएगा हमारे पास 7, हमारे पास क्या होती है, बेस यूनिट होती है। अब है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट बोथ फंडामेंटल डिराइव्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, जिसमें क्या है, दोनों फंडामेंटल भी एंड डिराइव्ड भी, दोनों क्वांटिटी हो, किसके दोनों काइंड की हो फिजिकल क्वांटिटी में, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वी हैव टू स्टडी द एसआई सिस्टम। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास 4 सिस्टम है। कौन कौन से हैं, सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस सिस्टम है और एसआई सिस्टम है। हम कौन सा पढ़ते हैं, केवल एसआई वाला पढ़ेंगे। एसआई सिस्टम, इट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इन दिस सिस्टम। तो मैंने क्या बोलता, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास। कौन कौन सी है हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये सब क्वांटिटीज हैं जो बेस यूनिट, यानी ये डिराइव्ड नहीं है कहीं से, ये बेस है, ये रूट है किसी भी यूनिट का। तो जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी क्वांटिटी,
वो क्या हो गया, मोल। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडला, और सिंबल क्या हो गया, मीटर का होता है m, किलोग्राम का kg, सेकंड का s, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर का यानी a, केल्विन का k, मोल का मोली लिखते हैं हम, केवल e हटा देते हैं, कैंडला का cd। ये सब हमारे पास क्या हो गई, 7 बेस क्वांटिटीज हो गई। आगे हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन होती है। पहला, मीटर, द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। यानी मीटर क्या हो गया कि जो लेंथ ट्रेवल की किसने, लाइट ने, कहाँ, वैक्यूम में, कितने टाइम इंटरवल में, 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट के, तो वो क्या हो गया हमारे पास, मीटर हो गया। तो इसको ही क्या कहते हैं, हम मीटर कहते हैं। आगे जैसे किलोग्राम, किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, यानी जो हमारे पास एलॉय होती है किसकी, प्लेटिनम और इरिडियम की एलॉय जो सिलेंडर बनाते हैं, उसको हम एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स मेजर एट 7 नियर पेरिस फ्रांस, यहाँ हमने उसको मेजर किया, तो जितना उसका मेजर आया उसी को हमने क्या बोला, 1 kg बोला। जो हमारे पास प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय से एक सिलेंडर बनाया, उसको हमने मेजर किया और उसी को हमने क्या बोला कि ये 1 kg है। आगे है सेकंड, द सेकंड इज ड्यूरेशन ऑफ 9192637 periods of radiation corresponding to transition between two hyperfine levels of ground state of cesium 133 atom। तो ये क्या हो गया कि ये एक सेकंड क्या है, एक ड्यूरेशन है किस चीज का, जो पीरियड ऑफ रेडिएशन, मतलब जो ट्रांजिशन हो रहा है दो ग्राउंड स्टेट के बीच में सीजियम के। अभी हम देखेंगे जब हम केमिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि ये ट्रांजिशन होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कि दूसरी ऑर्बिटल के लेवल में जाता है एनर्जी गेन करके, और फिर जब वापस आता है तो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो जिस एनर्जी को, उस एनर्जी को रेडिएट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम 1 सेकंड बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो यूनिट्स हैं वो कहाँ से हमने, जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो कैसे हमने बताया। The ampere is the constant current which is maintained in two straight parallel conductor of infinite length of negligible circular cross section placed 1 meter apart in vacuum would produce the force, would produce the conductor as force equals to 210 to the power minus 7 Newton per meter of length। तो एम्पियर क्या हुआ कि एम्पियर वो हुआ, वो करंट हुआ जो हमने दो पैरेलल कंडक्टर बीच में अगर इन्फिनाइट लेंथ के हैं लगाया, और उनका क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, नेग्लेजिबल का होना चाहिए, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 मीटर अपार्ट की है वैक्यूम में, तो जो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि क्या होता है, हम क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जो पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं उनके बीच में जब करंट बहता है तो फोर्स लगता है, तो जो फोर्स होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर लेंथ में लगने वाले फोर्स को ही हम 1 एम्पियर कहते हैं। आगे केल्विन, द केल्विन इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो केल्विन क्या हुआ कि 1/273.6 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है जो ट्रिपल पॉइंट वाटर का, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है वाटर का, जहाँ पे तीनों स्टेट में होता है, लेकिन द केल्विन क्या है 1/273 जो टेम्परेचर है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसी साल हम केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो देख थर्मोडायनेमिक्स का जो टेम्परेचर 1/273 जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं। आगे हमारे पास मोल, the mole is amount of substance of a system which contains as many as elementary entities as their atoms in 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। यानी मोल क्या होता है कि जितना एंटिटीज यानी जितनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन में होंगे उसी को हम एक मोल बोलेंगे। कार्बन की जगह पे हम कोई और एटम भी ले सकते हैं, लेकिन उसका मास क्या लेंगे, उसका जो एटॉमिक मास है। जैसे मान लेता हूँ मैं क्या बोलता हूँ ऑक्सीजन 16, तो हम क्या बोलेंगे the mole is amount of substance of a system which contain as many as elementary entities as there are atoms in 0.012 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं सॉरी 0.1016 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन 16, यानी जहाँ पे 12 आया वहाँ हम 16 कर देंगे। आगे है कैंडला, कैंडला क्या हुआ, the candela is a luminous intensity in a given direction of source that emits monochromatic radiation of frequency 4010 power 12 hertz that has radiant intensity in direction of 1/63 watt per steradian। तो क्या हुआ, कैंडला क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी है। लुमिनस इंटेंसिटी किस चीज की, जो सोर्स इमिट करेगा, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर की जो लाइट होती है, और इतनी फ्रीक्वेंसी की अगर वो रेडिएशन इमिट करती है
तो उस जिस डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी होगी तो 1/63 वॉट पर स्टेयर रेडियन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक कैंडला बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये 7 फंडामेंटल यूनिट समझ में आई होंगी जो मैंने बताई। आगे, besides the above 7 fundamental unit, 2 supplementary unit are also defined: radian for plane angle and steradian for solid angle। तो इसके अलावा भी 2 फंडामेंटल यूनिट होती हैं जो सप्लीमेंट्री हैं, वो क्या है, रेडियन, किसके लिए, प्लेन एंगल के लिए। अभी हम देखेंगे मैथ्स अगर हम टाइम बचा तो उसको कंप्लीट करने में कि एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो प्लेन एंगल के लिए रेडियन होता है, प्लेन एंगल यानी जो हम बनाते हैं थीटा वगैरह, स्टेरेडियन यानी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, जो 3D में होता है। 2D में तो प्लेन एंगल होता है और 3D में होता है सॉलिड एंगल। अब है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डायमेंशन, क्योंकि ये डायमेंशन ही आपके क्लास 12th और आगे भी फर्दर स्टडीज में चलती रहेंगी। When a derived unit, when a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantity, it is written as a product of different power of fundamental quantity। जब हम किसी derived quantity को express करते हैं किसमें, fundamental quantities में, तो हम उसको क्या रिटर्न लिखते हैं, उसके प्रोडक्ट, जो डिफरेंट पावर है प्रोडक्ट की फंडामेंटल क्वांटिटीज की। The power is to which fundamental quantity must be raised in order to express the given physical quantity are called its dimension। तो जो हम पावर रेज करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक्सप्रेस करने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी डायमेंशन बोलेंगे। जैसे मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, तो और अगर जैसे kg स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, m स्क्वायर। ये सब क्या आ गया हमारे पास, डायमेंशन आ गई। अब है इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ कंप्लीट फिजिक्स। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो हमारे पास यहाँ पे है। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, और उसकी डायमेंशन क्या हो गई, m0 l1 t-1। अब ये m0 l1 t-1 कहाँ से आया, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, और लेंथ को हम लिखेंगे l से, अपॉन टाइम। टाइम क्या हो गया, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। तो जब टाइम ऊपर आएगा तो क्या होगा, t की पावर -1 होगी। हमने क्या लिखा, m की 0 मतलब 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन l1 तो है ही, डिस्टेंस तो l1 है ही, और जो टाइम ऊपर आ गया तो उसकी पावर कितनी हो गई, -1 हो गई। फिर है एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर एक्सेलरेशन में क्या हो गया, एक्सेलरेशन होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी फिर से क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम का 2 बार स्क्वायर हो गया और एक डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा, m0 l1 t-2। ऐसी हम सारी यूनिट को क्या करते हैं, डिराइव। जब हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे तो उसमें हम बहुत सारी यूनिट को बहुत सारी डायमेंशन को हम निकालेंगे। ये सारी यहाँ पे डायमेंशन है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्स क्या आपको याद रखनी है, क्या होती है, m1 l1 t-2, ये बहुत जगह यूज होती हैं। बाकी इसके बाद आती है हीट हमारे पास। तो हीट क्या होती है, हीट की जो क्वांटिटी हो क्या हो, टेम्परेचर, यूनिट क्या होती है, केल्विन, और हीट को हम किससे भी करते हैं, जूल से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अलग अलग टाइप की जो हमारे पास हीट होती है उसके बारे में हम आगे अभी पढ़ते जाएंगे। अब जो क्वांटिटी है जिनकी सेम डायमेंशंस होती हैं, जैसे m0 l0 t-1, ये किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डीके कांस्टेंट, ये सब की सेम डायमेंशन होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी यूनिट दी गई हैं। अब है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं डायमेंशन एनालिसिस को। फर्स्ट, टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालने के लिए, कहाँ, जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें यूनिट निकालने के लिए। सेकंड, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट, कि जो फिजिकल कोफिशिएंट और कांस्टेंट है उनकी डायमेंशंस निकालने के लिए, क्योंकि डायमेंशन हर किसी की होती है, जो फिजिकल कोफिशिएंट होगा उसका भी डायमेंशन होगा। टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, यानी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए। टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हो गया, कि जो दो फिजिकल हमारे पास दो मान लो फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम चेक करेंगे इनकी डायमेंशन सेम है या नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। कि मान लो हम इक्वेट करते हैं, हम लिखते हैं इक्वल्स टू में कोई दो क्वांटिटीज को, तो उनकी क्या डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि इक्वेशन अगर सेम है तो डायमेंशंस भी सेम होंगी। तो अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम कल देखेंगे इसके आगे का, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।